कैसे एक बटन के कारण 121 लोगों की मौत एक साथ हो गई, जानेंगे इस वीडियो में। ये बात है 14 अगस्त 2005 की। सुबह का वक्त था। हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लारंका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सुबह के करीब 9:07 पर फ्लाइट ने उड़ान भरी। उस समय इसमें 115 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर सहित कुल 121 लोग सवार थे और इसे उड़ा रहे थे 58 वर्षीय जर्गन कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हैंस जर्गन मार्टिन, जिन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 वर्षीय पेम्पोस चार्ल्स, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर आंद्रे प्रोडोमो कमान संभाल रहे थे। दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इनका रोल इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था, जिसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान हो गए। और वो इसलिए क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं होता है। ऐसे में 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस अलार्म के बजने का मतलब दोनों पायलट को समझ नहीं आ रहा था। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क साधना उचित समझा। फिर उन्होंने तुरंत ही एटीसी से संपर्क कर उन्हें बताया कि उनके विमान का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को ये सब बात बता ही रहे थे कि इतनी देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे अलार्म एक साथ बजने शुरू हो गए और इन अलार्म की आवाज के कारण पायलट की आवाज एटीसी तक पहुंचना भी बंद हो गई। साथ ही प्लेन के मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लगा था, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सारे सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो चुके हैं। दोनों ही पायलट्स की दिक्कत अब बढ़ने वाली थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब हो क्या रहा है। इधर ये सब देखने के बाद प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। क्रू मेंबर्स लगातार यात्रियों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। सभी पैसेंजर को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी, इसीलिए उनके ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ गए। दरअसल जब प्लेन में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे आ जाते हैं। इस दौरान प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। पायलट बार बार एटीसी से संपर्क कर उन्हें अपनी समस्या बताने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और कुछ ही देर में प्लेन का एटीसी से कनेक्शन भी पूरी तरीके से टूट गया। इसके बाद भी एटीसी ने बार बार फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। प्लेन अब लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। आमतौर पर इस रूट पर फ्लाइट को लगभग 1 घंटा 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था। 9:23 पर प्लेन 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:23 पर यह विमान एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से 10:50 तक एथेंस एटीसी यानी एथेंस ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल्स के जरिए इस प्लेन से संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं था। कुछ अनहोनी के आशंका के चलते ग्रीस अधिकारियों ने तुरंत ही अपने 2 सबसे बढ़िया F-16 फाइटर जेट्स को इस विमान को ढूंढने के लिए भेज दिया। कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने हिल्स फ्लाइट 522 को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते उड़ते इस विमान के बहुत करीब आ गया था, यह देखने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वहीं पायलट अपनी सीट पर सिर नीचे करके बेसुध हालत में पड़ा हुआ है। फिर यह फाइटर जेट पीछे आ गया, प्लेन के अंदर के हालात का जायजा लिया, लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट्स के उड़ने के बावजूद किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला।
तभी लगभग 11:59 पर फाइटर जेट्स के पायलट ने देखा कि एक शख्स प्लेन के केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड में यह शख्स प्लेन की पायलट सीट पर बैठ जाता है। कॉकपिट में बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर जेट्स के पायलट ने इशारा कर स्थिति के बारे में जानना चाहा। यह शख्स भी उन फाइटर जेट्स के पायलट को कुछ बताना चाह रहा था, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर प्लेन की लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड से झुककर सीधा नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वह शख्स कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसे वो कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा था। ठीक 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन का कंट्रोल अब पूरी तरीके से खो चुका था। 12:04 पर प्लेन एथेंस एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटी की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और उसके क्रैश होने के साथ ही उसमें सवार क्रू मेंबर समेत सभी 121 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, एक बार महसूस कीजिए उस पल को जब 121 यात्रियों से भरा ये प्लेन जब पहाड़ से टकराया होगा तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट के पायलट्स पर, जिन्होंने इन लोगों को अपने आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा और वह उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। इसके बाद ग्रीस में फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके ढूंढ कर बाहर निकाले जाने लगा, लेकिन जब हादसे में मिली डेड बॉडी की ऑटोप्सी की गई तो चौंका देने वाली बात निकलकर सामने आई। दरअसल जहाज में मौजूद सभी लोग और पायलट्स प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब पायलट प्लेन के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो लगभग 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके पास था? कौन था वो व्यक्ति जिसने प्लेन को 2 घंटे तक संभाला हुआ था? तो दोस्तों, हमने इस वीडियो की शुरुआत में एक व्यक्ति का जिक्र किया था, फ्लाइट अटेंडेंट आंद्रे प्रोडोमो। जी हाँ, वो आंद्रेस प्रोडोमो ही थे जिन्होंने अभी तक जहाज को संभाले हुए रखा था, क्योंकि अंत में उन्हीं की आवाज एटीसी को सुनाई देती है। एंड्रियास ने करीब 5 बार मेडे मेडे कहकर मदद की गुहार लगाई थी। अब आपको बता दें कि मेडे मेडे का मतलब होता है हेल्प मांगना। एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था, लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि बोइंग 737 जैसे प्लेन को कंट्रोल कर सकें। लेकिन बावजूद इसके वह इस विमान को घनी आबादी के क्षेत्र से दूर ले जाने में कामयाब रहे थे। जब एक्सपर्ट ने इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो इसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में झुका था तो इसका कारण था कि प्लेन की लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचा जाना बाकी था। तभी अचानक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और यह बटन था प्लेन के प्रेशर को सेट करने का। इस बटन को देखते ही उस ऑफिसर को पूरी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर का प्रेशर कंट्रोल करता है। जनरली जहाज के बाहर लगे इंजन हवा को थोड़ी थोड़ी करके अंदर भी भेजता रहता है ताकि विमान के अंदर बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिल सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर कर भी दिया जाए तो कैप्टन या फिर को पायलट को इसका ध्यान रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको घटना के 1 दिन पहले लेके चलते हैं, जब बोइंग 737 का यह जहाज अपनी रूटिंग सर्विस पर गया हुआ था। वहां उसको अच्छे से चेक करके इसकी सर्विस की गई और वहीं इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके इसे पायलट को सौंप दिया था। विमान के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट दोनों का इस ओर ध्यान ही नहीं गया कि प्लेन का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है और इसके कारण जहाज में ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगी, जिसके कारण विमान में बैठे सभी यात्रियों को बेचैनी होने लगी। और जब कॉकपिट में बैठे पायलट को यह अलार्म सुनाई दिए तो उन्होंने इसके पीछे का कारण जानना शुरू किया, लेकिन एक बार के लिए भी उनका ध्यान इस तरफ गया ही नहीं कि प्लेन का प्रेशराइज बटन ऑन ही रह गया है। इस वजह से कॉकपिट में भी
ऑक्सीजन का लेवल घट गया था, जिसके कारण दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। विमान के अंदर ऑक्सीजन मास्क सभी यात्रियों को मिल चुका था, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे नहीं गिरते हैं, जिसके कारण से दोनों पायलट बेहोश हो गए थे। साथ ही प्लेन में मौजूद यात्री और क्रू मेंबर भी एक एक कर बेहोश होने लगे थे, क्योंकि पैसेंजर सीट के ऊपर लगा ऑक्सीजन मास्क केवल 12 मिनट तक ही ऑक्सीजन दे सकता था और ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण सभी यात्री धीरे धीरे दम तोड़ रहे थे। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर ही एथेंस की तरफ बढ़ रहा था और एक समय ऐसा आया जब प्लेन में मौजूद सभी सदस्यों ने दम तोड़ दिया था, केवल एक इंसान को छोड़कर, और वो थे फ्लाइट अटेंडेंट आंद्रे प्रोडोमो। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर आंद्रे प्रोडोमो इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह गए। ये बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आपको बता दें कि आंद्रे प्रोडोमो एक स्कूबा ड्राइवर थे और स्कूबा ड्राइवर अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक सकते हैं, इसीलिए वो अपनी सांसों को लंबे समय तक रोक पाने में सक्षम थे, इसीलिए वो अब तक जिंदा रह रहे थे। लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने के कारण अब उनकी हालत भी खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो कॉकपिट तक पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन एथेंस तक पहुंचते पहुंचते ये प्लेन यात्रियों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था और आंद्रेस प्रोडोमो अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन दुर्भाग्यवश वह सफल नहीं हो सके। अंततः प्लेन पहाड़ियों से जा टकराया और उसमें सवार सभी 121 लोगों की दुखद मौत हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीने बाद ग्रीस के अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, वो था प्लेन का प्रेशराइज बटन, क्योंकि उस वक्त वो बटन मैनुअल मोड पर था। लेकिन भले ही अधिकारियों को ये नहीं लगता हो, लेकिन हमारी नजर में दोस्तों उस सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय जिम्मेदार थे जहां प्लेन रूटीन सर्विस के लिए गया था, क्योंकि उन्होंने प्रेशराइज बटन को ऑटो मोड से मैनुअल मोड पर कर दिया था, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी थी। ऐसे में या तो उन्हें उसे वापस ऑटो मोड पर डालना चाहिए था या फिर पायलट को इसके बारे में सूचित करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शायद अगर वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जानें नहीं गंवानी पड़ती। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, जरूर कमेंट कीजिएगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो बस आज के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। भगवान आपका दिन शुभ करे।